70 साल का आदमी सब कुछ छोड़ के एक नया स्टूडियो स्टार्ट करता है और वो स्टूडियो सिर्फ 10 साल में एनिमे इंडस्ट्री को डोमिनेट कर देता है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट वन ऑफ द बेस्ट एनिमे स्टूडियोज, स्टूडियो माप्पा। तो कहानी शुरू होती है ईयर 2011 में मसाओ मारुयामा, जिन्होंने मैडहाउस जैसे लेजेंडरी स्टूडियो में 40 साल काम करने के बाद उनको रियलाइज होता है कि मेरा लंडे जी ऐसी जिंदगी 300 रुपए में दिन भर लंडे तगार। और वो मैडहाउस को लीव करके 70 की एज में ही स्टार्ट्स हिज ओन स्टूडियो माप्पा, मारुयामा एनिमेशन प्रोड्यूस प्रोजेक्ट एसोसिएशन। यस, उन्होंने इनिशियली इसका गोल काफी सिंपल रखा था, एक फिल्म बनाना इन दिस कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। बट इसके प्रोडक्शन के लिए उन पे पैसे नहीं थे। क्या एनिमेटर्स पैसे कमा पा रहे हैं? नहीं। उसकी वजह से प्रोडक्शन काफी डिले हुआ और फाइनली फिल्म रिलीज हुई 5 साल बाद, यानी कि 28 अक्टूबर 2016 में। पर ये 5 साल सरवाइव करने के लिए माप्पा ने 2012 में प्रोड्यूस करी एनिमे एडेप्टेशन ऑफ युकी कोदामाज मांगा किड्स ऑन द स्लोप, डायरेक्टेड बाय शिनिचिरो वातानाबे, जो कि बेस्ड थी फ्रेंडशिप, जैज म्यूजिक एंड 1960s रोमांस इन जापान। उसके बाद वो प्रोड्यूस करते हैं टेरर इन रेजोनेंस इन ईयर 2014, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे था एंड ऑलमोस्ट फोटोरियलिस्टिक इन डिटेल। इसने माप्पा को कमर्शियल सक्सेस तो नहीं दी, बट इसको व्यूअर्स ने काफी प्रेज करा एंड यू कैन से इट वाज अ हिट। अब स्टूडियो माप्पा पे नए प्रोजेक्ट्स आने लगे, जो कि तुम कह सकते हो माप्पा के लिए एक पॉजिटिव था, बट इसके साथ वर्क प्रेशर भी बढ़ने लगा और इसी रीजन की वजह से 2016 में मारुयामा लीव्स माप्पा स्टूडियो। एक तरीके से कह सकते हैं कि मुरायामा बिकेम अ विक्टिम ऑफ हिज ओन सक्सेस, बट वो खुद की एक नई कंपनी बनाते हैं नोन एज स्टूडियो M2। बट व्हाट अबाउट माप्पा स्टूडियो? अब नए CEO बने मानाबू ओत्सुका और उनके आने के बाद सेम ईयर 2016 में एक नया एनिमे आता है यूरी ऑन आइस। इसको जापान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एक्लेम मिलता है, जिससे फैंडम एक्सप्लोजन होता है और ये था माप्पा का रियल ब्रेक। यूरी ऑन आइस की ग्लोबल सक्सेस के बाद 2018 में माप्पा स्टूडियोज, बनाना फिश 2020 में तोरोहिदेरो, और इन दोनों एनिमे को भी काफी प्रेज करा गया और इसके बाद माप्पा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब वो फेज आ चुका था कि रेगुलर एनिमे व्यूअर्स भी ये चाहते थे कि उनकी फेवरेट मांगा स्टूडियो माप्पा ही प्रोड्यूस एंड एनिमेट करे। फिर आया द बिगेस्ट गैम्बल, अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन। तब सारे फैंस डाउट में थे कि माप्पा एक इतने बड़े एनिमे का फाइनल सीजन क्या सही से एनिमेट कर पाएगा। माप्पा ने बोला होल्ड माय फ्रेंड्स। और फिर क्या था, जुजुत्सु काइसन और चेनसो मैन जैसे एनिमे प्रोड्यूस करने के बाद माप्पा ने अपनी आइडेंटिटी डिफाइन कर दी, जो कि थी हाई इंटेंसिटी नेक्स्ट लेवल सिनेमैटिक एनिमेशन। वेट, लेकिन जब जुजुत्सु काइसन सीजन 2 का एपिसोड 14 रिलीज हुआ तो ऑडियंस को क्या दिखता है? एक मैसिव क्वालिटी ड्रॉप। इसके बाद काफी मीम्स बनने लगे। बाद में ये भी न्यूज आई कि एनिमेटर से NDA साइन करवाया गया है, उनके लिए इनसेन वर्किंग आवर्स, लो पे एंड इवन एपिसोड 17 सिर्फ 30% कंप्लीट हुआ, जिसके चलते एनिमेटर्स को काफी इनसेन वर्किंग आवर्स में काम करना पड़ रहा है और इसकी वजह से स्टूडियो माप्पा को काफी बैकलैशेस मिले। ये सब के चलते डायरेक्टर ने अपॉलॉजी मांगी और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ माप्पा स्टूडियोज का हाल नहीं है, ये पूरी एनिमे इंडस्ट्री का हाल है, जो काफी हद तक सही भी था। अब यहाँ से माप्पा के पास 2 रास्ते थे, शांत रह करके इंटरनेट का माहौल ठंडा होने देना, क्या स्टूडियो में एक्चुअल चेंजेस करने। उन्होंने सैंडे स्टूडियो ओपन करा फॉर वर्कलोड डिवीजन, ओसाका स्टूडियो फॉर 3D CGI एक्सपेंशन, टोक्यो हेडक्वार्टर्स फॉर फुल कंट्रोल सिस्टम। और फिर आता है ईयर 2025, माप्पा रिकॉर्ड्स लॉन्च होता है और हमें पता चलता है कि चेनसो मैन के एनिमेशन के साथ साथ स्टूडियो माप्पा ने उसके साउंड ट्रैक को भी कंपोज करा है, मेकिंग इट 100% सेल्फ फंडेड मूवी। देख रहे हो ना लेवल कैसे बढ़ रहा है। और ये मूवी टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है अराउंड $186 मिलियन, मेकिंग इट वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे फिल्म ग्लोबली। और तुम आजकल देख ही सकते हो माप्पा के नए प्रोजेक्ट्स लाइक हेल्स पैराडाइज सीजन 1 एंड सीजन 2, जुजुत्सु काइसन किलिंग गेम, हर जगह डोमिनेशन है। और तुमने सुना ही होगा कि इनविंसिबल जैसे एनिमेशन को प्रोड्यूस करने के लिए पर एपिसोड का बजट है $2.5 मिलियन और वहीं जुजुत्सु काइसन किलिंग गेम्स के पर एपिसोड का बजट है $150,000। नाउ द क्वेश्चन इज, इतना लो बजट होने के बाद भी माप्पा एक मूवी लाइक एनिमेशन कैसे प्रोड्यूस कर लेता है? माप्पा के हर एक फ्रेम्स को देख के तुम्हें लगता होगा कि इस पे काफी ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं, राइट? लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। सबसे पहले माप्पा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज करता है, जिसे कहते हैं साकुगा फोकस। इसका ये मतलब है कि वो हर एक फ्रेम्स को इक्वली डिटेल्ड नहीं बनाते हैं, बल्कि सिर्फ उन मूवमेंट्स पे फोकस करते हैं जो स्टोरी के लिए सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल हो। इसलिए जब भी फाइट सीन्स आते हैं तो ज्यादा फ्लूइड, उनमें ज्यादा डायनामिक कैमरा एंगल्स और एक्सैजरेटेड एक्शन देखने को मिलता है। और वहीं जब नॉर्मल सीन्स रहते हैं तो वो एनिमेशन काफी सिंपल रहता है, ताकि बजट और टाइम दोनों सेव हो सके। लेकिन सिर्फ स्मार्ट बजटिंग ही काफी नहीं है। माप्पा की सेकंड बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उनका टैलेंट नेटवर्क। वो सिर्फ इन हाउस एनिमेटर्स पे ही डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, वो बल्कि फ्रीलांसर्स और स्पेशलाइज्ड एनिमेटर्स को भी हायर करते हैं और इन्हीं सब की कोलैबोरेशन से तुम इस टाइप की एनिमेशन देख सकते हो। साथ ही एक्सपीरियंस एक्शन डायरेक्टर को भी हायर करा जाता है, जो स्टोरी बोर्ड और कैमरा मूवमेंट को इतना एंगेजिंग बना देता है कि एक सिंपल ड्राइंग भी तुम्हें काफी ज्यादा सिनेमैटिक फील देती है। यहाँ पे स्टूडियो माप्पा एक और स्मार्ट मूव करता है। माप्पा हेवीली यूज करता है 3D CG, यानी कि 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स, ताकि प्रोडक्शन थोड़ा फास्ट और एफिशिएंट बन सके। कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड, डिफरेंट एंगल्स और लार्ज स्केल सीन्स को 3D में एनिमेट करना काफी आसान रहता है, जबकि कैरेक्टर्स की मेन एनिमेशन और एक्सप्रेशंस 2D में ही रखे जाते हैं। इस 2D और 3D के कॉम्बिनेशन से ही उन्हें एक परफेक्ट बैलेंस मिलता है। इसके
साथ साथ स्पीड और क्वालिटी भी आती है। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं है। टाइट डेडलाइंस, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और हैवी वर्कलोड के साथ मापा को कई मल्टीपल टीम्स को हैंडल करना पड़ता है। इसी वजह से वो फास्ट पेस पे मल्टीपल एनिमेशंस को प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन इसके पीछे का प्रेशर भी उतना ही रहता है। और जिस तरीके से मापा इसको हैंडल करता है और जो क्वालिटी एनिमेशन प्रोड्यूस करता है ना, मैंने ये सब चीजें तुमको बता दी थी, पर इनको सबको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। एंड दिस इज हाउ मापा बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे स्टूडियोज। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाओ और शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जिन्हें लगता है कि एनिमे बस एक कार्टून है और इसको कोई भी बना सकता है। सायोनारा।